अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दिया है और सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है और क्या भारत इस पर अमल दरामद करता है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया है। 2018 के बाद ये उनका अमेरिका का सबसे अहम दौरा समझा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ अहम दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से क्या गारंटीज़ मांगी जा रही हैं और अमेरिका की जानिब से क्या सख्त शराइत रखी जा रही हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक दफ़ा फिर वाज़ेह कर दिया है कि अगर भारत ने मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा, जबकि भारत की जानिब से भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो अपने हमसाया ममालिक को सबक सिखाएंगे और इस किस्म की धमकियाँ भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में क्या भारत दोबारा से जंगी माहौल चाहता है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया है और अब शेख हसीना को क्या बांग्लादेश के हवाले भारत करेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन अल अरबी माहिर आलमी उमूर, डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे अहमद हसन अल अरबी माहिर आलमी उमूर का। बताइएगा सर, बांग्लादेशी अदालत ने जो आज फैसला किया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुजरिम करार पाई हैं और उनको सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, भारत शेख हसीना वाजिद को हवाले करेगा बांग्लादेश के, क्योंकि एक पॉलिसी तो मौजूद है, एक मैकेनिज़्म तो मौजूद है कि दोनों ममालिक मुजरिम अफराद को एक दूसरे के हवाले कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस पर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर भारत की जो हमेशा से इंटरफेरेंस रही है, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम मुक्ति बानी था, जिसके 1 मिलियन प्लस फाइटर्स और दहशतगर्द थे, वो भारत ने क्रिएट की थी। और इस पे बारहा भारत के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, उनकी आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, टू द एक्सटेंट कि नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह चुका है कि रॉ के जो लोग थे वो मुक्ति बानी के दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे थे। तो भारत करता क्या है, भारत हमेशा से, भारत का ये पैटर्न है कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम अगर उसने किसी मुल्क में, जैसे तमिल टाइगर्स को श्रीलंका में रखा, तो उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके थ्रू उसका पॉलिटिकल कवर लाजमी क्रिएट किया। उसी तरह मुक्ति बानी जो दहशतगर्द तंजीम थी, उसका पॉलिटिकल कवर अवामी लीग था और ये जनरेशन ओवर जनरेशन कंटिन्यूड रहा। शेख मुजीबुर रहमान के बाद जो मुक्ति बानी, आप देखा कि जिस तरीके से मुक्ति बानी के जो दहशतगर्द थे और उनकी फिर औलादों को जिस तरीके से प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे, इस सारी को जो मेक श्योर कर रहा था वो हसीना वाजिद कर रही। हसीना वाजिद बिकेम अ वेसल, एक सैटेलाइट स्टेट बना दिया था इसने बांग्लादेश को, भारत की एक कॉलोनी बना दिया था। और उसके बाद आपने देखा कि जब अवाम, जो बांग्लादेश की पब्लिक थी, वो कई दिहाइयों की जो ऑपरेशन था शेख हसीना वाजिद का, और वो कंटिन्यूड ऑपरेशन जो अवामी लीग का जो हेड वो शेख मुजीबुर रहमान था, मुक्ति बानी के थ्रू जो उसने ऑपरेशन किया, फिर उसको कंटिन्यू किया शेख हसीना वाजिद ने, उसके खिलाफ जब वो सड़कों के ऊपर निकले और उन्होंने ओवरथ्रो किया, तो हसीना वाजिद वेंट टू इंडिया। यहाँ पे बाकायदा तौर पे इनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी या इस तरह के जो क्लॉजेस हैं वो मौजूद हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल। लेकिन जो इंडियंस हैं, अभी भी उनके मीडिया को या उनके पॉलिसी सर्कल्स को आप ऑब्जर्व करें तो वो कोई ना कोई लूप होल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने एसेट को सेव किया जा सके, क्योंकि अगर हसीना वाजिद को वो वापस करते हैं तो फिर जाहिर है इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। उनका जो बाद में वो जो बांग्लादेश में दहशतगर्दी करवाना चाह रहे हैं, अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो नहीं करवा सकेंगे। सो ये एक लंबी लीगल बैटल चलेगी। भारत की कोशिश यही होगी कि वो वापस ना करें। ठीक, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे भी मेरा कुछ इसी किस्म का सवाल है। क्या लगता है आपको कि भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के मुतालबे पर मुंबई हमलों के मुल्जिम कैनेडियन शहरी को भारत के हवाले किया था। क्या भारत सजाए मौत के मुजरिम को अपने पास रखेगा, करेगा बांग्लादेश के हवाले? आपकी क्या राय? जी, नहीं लगता है कि बांग्लादेश के हवाले भारत इसको करेगा। इसकी वजूहत बड़ी सादा सी हैं कि इतने अरसे दराज की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की हसीना वाजिद में, और वो उनका सबसे बड़ा एसेट हसीना वाजिद ही है इस वक्त जिंदा लोगों में, तो उनको कोई ना कोई हीले बहाने, और वो हीले बहाने क्या हो सकते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं।
एक्स्ट्राडिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहला तो ये होता है कि जिस मुल्क का मुलजिम सजा याफ्ता उसको उसकी एक्स्ट्राडिशन कराने की अगर ख्वाहिश जाहिर की जाती है तो मुल्क यानी इस सूरत में बांग्लादेश इंडिया से कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा इन राइटिंग कि आप जी ये हमारे हवाले करें फलानी ट्रीटी के तहत। और फिर अगर उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रोसेस को शुरू करना ट्रीटी की वजह से लाजिम है उन पे, वैसे भी अब हीले बहाने क्या हो सकते हैं, वो है जुडिशल रिव्यू। हर मुल्क में जहां भी जो भी ट्रीटी है, हमारे कई मुल्कों के साथ ट्रीटीज हैं, लेकिन जब उसको रोल डाउन किया जाता है, जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका जुडिशल रिव्यू होता है। इंडिया यहाँ जो है पूरी दुनिया को दिखलाने के लिए जुडिशल रिव्यू में अपना इन्फ्लुएंस कायम करके उसको या लटकाता रहेगा या जुडिशल रिव्यू में जिस तरह की हसीना वाजिद का बयान आया है ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कैंगरो ग्रुप इसका कोर्ट का ये डिसीजन है और ये तो बिल्कुल बाइस डिसीजन है। तो इसी चीज को लेके इंडिया आगे चलेगा और इसी चीज में वो मेन मेख निकालना शुरू करेगा। हालांकि जितना मजबूत और मजबूत तरीके से मैंने प्रोसिक्यूशन की और इंडिया शायद मुश्किल से ही हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करे। इस बात की अहमद हसन साहब आपकी तरफ जाएंगे, क्या लगता है आपको अब अवामी लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे और इस किस्म के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद यूनिस साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस्तीफा उनकी जानिब से भी आ सकता है आगे जाके। तो ये जो बांग्लादेश के अंदरूनी सियासी हालात हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? एहतजाज होगा अवामी लीग की जानिब से तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? फिर जाहिर है इलेक्शन में भी हर्डल क्रिएट करेगी अवामी लीग। जी देखें, दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स इस वक्त चेंज हो रही है, ना सिर्फ जियो पॉलिटिक्स बल्कि जियो इकोनॉमिक्स भी चेंज हो रही है। जियो इकोनॉमी में आपने देखा जैसे पहले पेट्रोल डोमिनेंट था, अब कुछ और जो चीज़ें हैं वो इस वक्त पेट्रोल की जगह लेना चाह रही हैं। और जो नई इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स की बैकबोन है उसके जो रिजर्व्स हैं वो आपको जैसे पेट्रोल का आपने देखा कि व्हेन पेट्रोल वाज इन मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट वाज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब जो पेट्रोल को जो एलिमेंट्स या जो चीज़ें रिप्लेस कर रही हैं वो आपको ज़्यादातर ईस्ट के अंदर यानी साउथ एशिया में आपको नजर आएंगी। और बांग्लादेश उसी जो लार्जर ग्रैंड स्केल जियो पॉलिटिक्स है उसमें बांग्लादेश प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। इसी वजह से आपने देखा है कि बांग्लादेश में देयर इज अमेरिकन इंटरेस्ट, बांग्लादेश में इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन बांग्लादेश के अंदर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बांग्लादेश 3000 प्लस किलोमीटर्स का बॉर्डर, पोरस बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ और वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मणिपुर में आज आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। नागालैंड में अभी पिछले दिनों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन यूनियन। और उसी सारे कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बांग्लादेश के अंदर इंडिया अनरेस्ट चाहता है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। आपने देखा कि पिछले दिनों भी उन्होंने बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो हसीना वाजिद या अवामी लीग की जहां तक बात है, जितनी सॉलिड और जितनी इंडिजिनस वो रेवोल्यूशन आई है बांग्लादेश में, इंडिजिनस तरीके से अवामी लीग का दोबारा सरफेस पे आना या प्रॉब्लम क्रिएट करना फॉर द करंट गवर्नमेंट और द करंट सेटअप इनसाइड बांग्लादेश इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन जो इंडियन एंगल है या इंडियन इन्वॉल्वमेंट है या फॉरेन जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू इन्फ्लुएंस करना अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर, दैट्स ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी आप क्या समझते हैं अब ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है हमने, डिप्लोमेटिक रीलॉन्च हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान सिफारती बातचीत जारी है, तो ये तकरीबन 15 साल बाद एक हमने शिफ्ट देखा है पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात में। इस बारे में बताइएगा, पाकिस्तान अब किस तरह से बांग्लादेश से फ़ायदा ले सकता है? क्योंकि हमने देखा है कि नेवी मशक़ें भी हो रही हैं और फिर कुछ साजो सामान का भी एक्सचेंज हो रहा है, फ़ौजी साजो सामान का, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? पाकिस्तान अब क्या गेन कर सकता है आगे जाके? ये बड़ा कुदरती अमर है कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने अभी इनकलाब लेके आए हैं हसीना वाजिद के खिलाफ, और जिस दिन इनकलाब लेके आए हैं उसके दूसरे दिन ही उनके प्रेस क्लब में पाकिस्तान के झंडे के साथ वहां तकारीरें हो रही थी। और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो मजीद मतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये तो
अगर देखा जाए तो मैंने कई प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि ये तो सी पैक और BRI का तो खैर हिस्सा है ही है बांग्लादेश, लेकिन सी पैक कॉरिडोर भी बन सकता है ये। उस तरह में देखें तो बांग्लादेश में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिया कैप्चर कर जाता था, लेकिन लेटली आपने देखा कि अभी दोबारा चाइना, जिस तरह मालदीव में मालदीव की छोटी सी हुकूमत है, छोटा सा मुल्क है, जजीरा है, तो उसने वहाँ के 161 के करीब इंडियन फौजियों को कहा कि भाई आप निकल जाओ हमारे मुल्क से, उन्होंने निकाल दिया। और वहाँ चाइना अभी गालिब है मालदीव में। इसी तरह बांग्लादेश में चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, कॉरिडोर उधर से उन्होंने बनाया हुआ है, और BRI में वो एक बड़ी कलीदी अहमियत का हामिल हो गया है बांग्लादेश उस लिहाज से। तो ये एक नेचुरल सी हम आहंगी पाकिस्तान बांग्लादेश, जिसमें कि आपने मशकों का जिक्र किया, जिसमें वो फौजी अफसरान जिन्होंने बस एक साथ तरबियत हासिल की हुई है कई एतबार से, और जिनकी कदरें कई एतबार से मुश्तरक हैं, और उनकी तारीख पाकिस्तान बनाने के हवाले से अगर किया जाए तो वो एक साथ है। देखिए आज के इस कन्विक्शन के बाद जो हसीना वाजिद की कन्विक्शन हुई है, कितने लोग बाहर निकले, थोड़ी सी टीयर गैस चली है कोर्ट के सामने, और कोई तकरीबन 74 के करीब उनके मिड लेवल और हाई लेवल के लीडर्स अवामी लीग के अरेस्ट हुए हैं, और 195 के करीब वर्कर अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ तो रूटीन वैसे ही चल रहा है, हालांकि हाई अलर्ट का सिलसिला है। तो इससे महसूस ये होता है कि अवाम की जो उनकी जानिब से तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम अदालती फैसले के खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त तक नहीं दायर करेंगे जब तक हमारी हुकूमत नहीं आ जाती बांग्लादेश में दोबारा। तो वो तो अभी तक बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो तो कानून है ना, एक कानून 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील दायर करनी है, और अपील भी दायर उस वक्त कर सकते हैं जब वो खुद फिजिकली आके सरेंडर करें। ये उनका कानून है, उसके मुताबिक या तो कानून चेंज करवाएं या फिर उसकी तमन्ना लेके बैठे रहें। वो तो जब वो आएंगे, हुकूमत जब आने की अगर उनका कोई इंडिया तो चाहेगा, इंडिया की तो पूरी कोशिश होगी। बैठी हुई हैं हसीना वाजिद साहिबा, तो उनके लिए क्या अपील हो सकती है? नहीं हो सकती है। उनके कानून को थोड़ा सा जो मैंने सरसरी तौर पर देखा है, उसके लिए जरूरी है कि वो आके सरेंडर करें, सरेंडर करके फिर अपील करें कोर्ट के सामने, सरेंडर करके, क्योंकि अभी तो भगोड़ी है वो, क्योंकि अभी तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गई वो। जब कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद वो उन्होंने तो अपीयरेंस कोई नहीं दी है, तो एब्सेंसिया उनको सजा मिली है, लिहाजा जब तक कि वो सरेंडर नहीं करें, तो ये बात बिल्कुल कानून के मुताबिक तो आती ही नहीं है कि वो जब आएंगी तो अपील करेंगी। अपील की तो 30 दिन का वो मुद्दत होती है, उसके बाद अपील खत्म हो जाती है। वो क्या राय है? जाहिर है वॉर क्राइम्स ट्रायल इन एब्सेंशिया, इससे जाहिर है सियासी पोलराइजेशन भी होगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आलमी तौर पे इसका क्या आप देखते हैं रद्द-ए-अमल? क्योंकि जाहिर है उन्हें सजाए मौत का हुक्म जारी किया गया बांग्लादेशी अदालत की जानिब से, अब तहरीकें चलती भी हैं, तो इसका क्या आगे मंजरनामा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी लेकिन जहाँ तक आपने पोलराइजेशन की बात की है, अगर आप फैक्चुअली देखें तो जो अभी रेवोल्यूशन आई थी जिसमें हसीना वाजिद को निकाला गया, दैट वाज द पॉपुलर सेंटिमेंट, और उसके जो रजाकार का नारा था, दैट वाज द पॉपुलर स्लोगन इन बांग्लादेश। उसके मुकाबले में जो प्रो हसीना वाजिद जो कंट्रोल था सोसाइटी का हसीना वाजिद के थ्रू, दैट वाज नॉट पॉपुलर कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश, इट वाज नॉट अ पॉपुलर मूवमेंट। हसीना वाजिद को जो बैक कर रही थी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, दैट वाज करप्शन, दैट वाज ब्राइबरी, वो धांधली थी इलेक्शंस में। बांग्लादेश की तारीख के रिग्ड तरीन इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए हैं, र्यूटर से लेकर गार्जियन से लेकर इकोनॉमिस्ट तक हर जरीदे ने इसको कवर किया है। सो हसीना वाजिद के खिलाफ जो आप पोलराइजेशन की बात कर रही हैं, पोलराइजेशन कैन बी, उसको मीडिया में आप एक क्रिएट कर सकते हैं परसेप्शन ऑफ पोलराइजेशन, लेकिन आप ये कहें कि इतनी डॉन्टिंग पोलराइजेशन होगी कि वो करंट सेटअप जो बांग्लादेश का है उसको हिला सकती है या उसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है, तो आई थिंक दैट वुड बी फार फेच्ड। लेकिन यस, हसीना वाजिद के जो थोड़े बहुत सपोर्टर थे, जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे थे कि तकरीबन 70-75 के करीब गिरफ्तारियां हुई और थोड़ी सी शेलिंग हुई है, और ये जो सज़ा दी गई है हसीना वाजिद को, इट क्लियरली शोज़ कि शेख मुजीबुर रहमान और उसकी नस्लें
अपनी जो डेप्थ थी बांग्लादेश के अंदर, जो उन्होंने क्रिएट की थी इंडिया की मदद से। ठीक है, अवामी लीग का असर रसूख जो है वो से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद हसन अरबी, माहिर आलमी उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपसे सवाल करेंगे। जिस तरह से शेख हसीना वाजिद के बेटे कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और ये तमाम तर जो मामला बांग्लादेश के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब देखना ये है कि क्या भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करता है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है। क्या इस ट्रीटी पर अमल दरामद किया जाता है और जो मैकेनिज़्म भारत और बांग्लादेश के दरमियान इस ट्रीटी के ज़रिए बना है उस पर किस हद तक अमल होता है और बांग्लादेश का स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये देखना होगा। अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका का दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। कहा यह जा रहा है कि यह दौरा ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई इतिहाद को असर नो तरतीब दे रहा है, बल्कि जौहरी तवानाई, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और सिक्योरिटी, मुआशी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी नए मुआहदे सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा दिफाई मुआहदा होने वाला है। ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से भी गारंटीज़ मांगी जा रही हैं और अमरीका की जानिब से जो सख्त शराइत रखी गई हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पर। सबसे पहले सवाल लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब आपसे। क्या समझते हैं, मोहम्मद बिन सलमान का 2018 के बाद सबसे अहम दौरा ये समझा जा रहा है और अब बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? इक़्तिसादी सरमायाकारी को मजबूत करने के हवाले से भी बात की जा रही है, सिक्योरिटी उमूर पर भी बात की है, ये इलाकाई असर रसूख और ये जो मुख्तलिफ मामलात हैं, किस अहमियत, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं? आई थिंक अगर सऊदी अमेरिकन रिलेशनशिप देखें तो एक तो बड़ी पुरानी है। आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट 100 years राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ सऊदी जो रूल था सऊदी अरेबिया में। उसके बाद आप आ जाए ट्रम्प 1 पे, बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे। फिर बीच में बाइडेन साहब के टाइम पे बदमज़गी भी रही और आई थिंक बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर था यूएस की तरफ से बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। और फिर जब ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प 2 में आप देखें पहला विजिट सऊदी अरेबिया का ही किया गया था। अभी जब जा रहे हैं एमबीएस टू यूएस आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद हो रहा है दौरा, तो आई थिंक इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ही इज गोइंग एज इक्वल नाउ, और जो पहले था लेट्स से यूएस बीइंग सिक्योरिटी पार्टनर और आप कह लें पार्टनर्स का रिलेशनशिप था, उसमें बड़ी चेंज आई है। स्पेशली जब मिडल ईस्ट में आपने देखा है पिछले 1 साल में, स्पेशली जब कतर पे हमला हुआ तो उसमें फिर तमाम रियासतों ने सोचा, स्पेशली जो ऑयल शेकडम्स हैं, कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती। उसमें फिर आपका पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट आता है। सो इसका मतलब है सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शन है। उनके रिलेशनशिप विद रशिया, विद चाइना, ये भी बड़ा एक्सपैंड हुआ है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है। तो उस लिहाज से आई वुड से कि एक तो ये इक्वल फुटिंग पे है, दूसरा अ लॉट ऑफ देयर फॉर सऊदी अरेबिया टू ऑफर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेफिनेटली इन एक्सचेंज जो है उस पर डिफेंस पे भी बातचीत होगी। F-35 पे बातचीत हो रही है कि शायद वो एक्वायर करे सऊदी अरेबिया, लेकिन उनके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये इट इज ऑन इक्वल फुटिंग। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, हिज एक्सेलेंसी इज गोइंग एज अ पीयर नाउ इन द व्हाइट हाउस, और ट्रम्प को भी बड़ी उम्मीद है बिकॉज अभी इनकी भी फोकस जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे, इंटरनल से जो मैनेजमेंट है अमेरिका, वो खुद कहते हैं जी कि हमारे कई एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन दे लुक लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ही वुड लाइक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सऊदी अरेबिया के पास आई थिंक इतना वेयरविदॉल है कि वो ट्रिलियन नहीं तो डॉलर की डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑल टोल्ड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। अभी आपने देखा है इस दौरान जॉर्डन के किंग आए हुए थे पाकिस्तान में, और ये भी आई थिंक एक मेजर शिफ्ट है। ही इज कम आफ्टर आई थिंक 20 years, जो भी लेट्स से लास्ट उनके लीडर्स थे। तो देयर आर मेजर चेंजेस टेकिंग प्लेस, और मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है आगे बढ़े। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह कतर पर इसराइली हमला हुआ, फिर अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा गैर एतमादी वाली सूरत हाल पैदा हुई। अब आप समझते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, इसमें अमेरिका की जानिब से गारंटीज़ दी जाएंगी और जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो क्या इस मामले में श्योर हो सकेंगे कि अमेरिका जो गारंटीज़ दे रहा है उस पर अमल दरामद भी करेगा? कतर वाला मामला आपके सामने है, उसके बाद कहीं ना कहीं गैर यकीनी की सूरत हाल है। जी देखिए, ये दिफाई जो गारंटीज दी हुई हैं अमेरिका ने, वो तो पूरे गल्फ कंट्रीज को, खासतौर पे सऊदी अरब के हवाले से शुरू से दी हुई हैं। लेकिन एतमाद को ठेस तो उसी वक्त पहुंचा ना जो आप जिक्र जिसका कर रही हैं, जब इजराइल ने दोहा पर जाके बम्बार्डमेंट की और उसके बाद एतमाद को ठेस पहुंचा। और फिर
उनको वसवसे पैदा हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये बात नॉलेज में ना आई हो अमेरिका की और उसमें ये हो गया हो। तो उन वसवसों की वजह से उन्होंने, जिस तरह की अभी जिक्र कर रहे थे ब्रिगेड वकार भी, तो वो उस वसवसों की वजह से वो दूसरी तरफ चाइना, रशिया, पाकिस्तान से उन्होंने मुआहदा किया, डिफेंस पैक्ट किया। डिफेंस पैक्ट एज सच तो नहीं, लेकिन डिफेंस गारंटीज हैं, और वो डिफेंस गारंटीज की पासदारी अमेरिका नहीं कर सका। और उस हवाले से भी जब उनके ऑयल फैसिलिटीज पे चंद बरस पहले हमले हुए, तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने उनसे दरख्वास्त की थी, ईरान की तरफ मेरा इशारा है, तो उस वक्त जाहिर है कुछ हिकमत अमली की वजह से कोई उनकी मदद ना की। तो इन 2-3 चीजों को देखते हुए ये दौरा बड़ा कलीदी किस्म का दौरा है, और ये कलीदी किस्म का इन मामलात से हटकर भी है, उससे ज्यादा कलीदी इस लिहाज से बन जाता है कि आज सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास होने वाली है अब से चंद घंटों के बाद, आने बस आपके प्रोग्राम के 1-2 घंटों के बाद ही महसूस होता है कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगी गजा के पीस प्लान के हवाले से, और गजा में जो बाकी वो इम्प्लीमेंटेशन करना है 20 पॉइंट्स का थ्रू दी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है। सऊदी अरब उसके बैक पर खड़ा है। सऊदी अरब अगर ये सारा हो जाता है तो सऊदी अरब ने किसी जमाने में एक दुनिया को इंडिया मिल रहा था, और ट्रंप के दामाद जेरी कुशनर बहुत ज्यादा इस मामले में कॉन्फिडेंट थे कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल हो जाएगा। तो सऊदी अरब का या बाकी ममालिक जो भी शामिल होंगे बाद में, उस लिहाज से देखा जाए तो 2 लिहाज से बहुत अहमियत अख्तियार कर जाता है। पहली बात तो जाहिर है बायलैटरल जो इनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं 140 बिलियन के पहले से हैं, तकरीबन 1.6 ट्रिलियन बन जाता है। कतर को देखिए, बहरीन को देखिए और सऊदी अरब को, तो खैर पैसों के मामले में ट्रंप इस मामले में अपने कार्ड बड़े अच्छी तरीके से खेलते हैं और वो बता के खेलते हैं, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन उससे हटकर जो जियोपॉलिटिकल मामलात में तगय्युरात आएंगे इसके बाद, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान का जो भी इंटरेस्ट है, लेकिन सऊदी अरब ने जो अमेरिका से के साथ डील की है, तकरीबन 48 F-35 सऊदी अरब ले रहा है अमेरिका से, $120 बिलियन की मुबैना डील है। क्या समझते हैं कि इससे इसराइल की अस्करी जो बढ़तरी है वो चैलेंज हो सकती है आगे जाके? और ये भी बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं उस पर भी रोशनी डालिएगा। नहीं, अमेरिका तो हमेशा जब भी अपने साजो सामान को बेचता है, जी आपने सवाल मैं ब्रिगेड साहब से किया, ठीक है जी सर, वकार खान साहब। जी हाँ, सऊदी अरेबिया का जो भी इक्विपमेंट यूजेज अगर आप देखें तो वो भी आई थिंक 80 to 90% अमेरिकन भी है, तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अभी आप F-15 देख लें, उसके अलावा उनका जो आर्मर है आर्टिलरी है, उसके अलावा जो है आई थिंक एयरक्राफ्ट सारे के सारे आई थिंक अमेरिकन एविएक्स सिस्टम पे हैं। तो एक तो उसकी कॉन्टिन्यूटी है, दूसरा जो है वो जनरली फील करते हैं कि नाउ बिकॉज अभी आपने देखा है कि भारत पाकिस्तान के क्लैश में भी चीज सामने है कि अभी अगर ओल्ड जनरेशन के जहाज होते हैं तो वो फिर बैटल फील्ड में उसका काम नहीं कर सकते। आई एम श्योर वो एक तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें आई थिंक एक कैविएट जरूर होगा कि अगर जो है इस पे कोई कंडीशनैलिटीज लगाई जाती हैं, लाइक जिस तरह कतर के साथ हुआ है डिफेंस में, तो देन सऊदी अरेबिया, बल्कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वी हैव द ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की हेल्प से और बाकी जगहों से भी खरीद सकते हैं, यूरो फाइटर है या फ्रांस का है। लेकिन आई थिंक ट्रम्प वुड लाइक के चूंकि मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में भी बिजनेस करना है और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा खरीदार है उनके हथियारों का, तो ये चीजें जो है स्मूथली हो जाए। बाकी जो है आई थिंक अगर आप इसको रिलेट करते हैं विद अब्राहम अकॉर्ड्स को, तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचा जब गजा में आई वुड से जेनोसाइड हुआ, और अभी जाके चीजें फिर सेटल होना शुरू। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल बिकॉज देयर बी लॉट ऑफ प्रेशर। अभी फर्स्ट थिंग इज कि गजा को सेटल किया जाए, फलस्तीनी अपने घरों में वापस जाएं, वहाँ पे अमन भी आए, फिर डेवलपमेंट हो, उसके बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जाएं। लेकिन आई थिंक स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बिकॉज इजराइल ने जो हरकतें की हैं उसके बाद आई थिंक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज पे गौर कर रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट आप इतना ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अमेरिकन इंटरेस्ट को। फिर साथ रशिया को, चाइना को अगर स्पेस मिलती है तो अमेरिका विल बी पुश्ड आउट ऑफ मिडिल ईस्ट, और वो शायद ये ना होने दे। तो आई थिंक देयर विल बी अ बैलेंसिंग कि वो इजराइल को भी समझाएंगे कि वो इंसान के बच्चे बने, और साथ साथ जो है जो अरब मालिक के साथ अपने दिलजान ताल्लुकात उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इसराइल तो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं फिर अब्राहम अकॉर्ड के जो करिंदगान हैं, अरब ममालिक हैं, वो क्या फिर नज़रसानी कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इसका असल विजन जो है अब्राहम अकॉर्ड का वो चैलेंज होता है इससे। डॉक्टर जमील साहब, आपकी राय? जी डॉक्टर जी डॉक्टर साहब, आप सवाल किया आपने ये? जी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जी, मजमूई तौर पर देखें अब्राहम अकॉर्ड ये तो एक मल्टीलैटरल
उनके साथ माहदे हैं जिसके तहत वो मुख्तलिफ ममालिक इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात और बाकी ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह बिल्कुल ब्रिगेड साहब ने फरमाया वो ये कि अभी गजा का मामला आज जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा कि उसके खदोखाल सारे जो सामने आए उससे महसूस होता है कि पास हो जाएगा। ज़्यादा चाइना और रशिया अपस्टेन अगर किया भी उन्होंने तो अपस्टेन कर देंगे, वीटो के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला हल होता नजर आएगा। हल तो हो तो नहीं जाएगा, हल होता नजर आएगा। पहली मर्तबा देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास होते रहे, कोई अमल नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी हठधर्मी जो उसका अज़ाइम थे 1948 से लेके अभी तक वो यके बाद दीगरे जमीनों टेरिटरी पे कब्जा करता रहा फ़लस्तीन की। अब जब ये सिलसिला हुआ है, जेनोसाइड एक बच गई है, हो गई काफ़ी हद तक, जो बाकी थी उसको बचा लिया गया है जेनोसाइड को। तो उसमें क्योंकि जो ममालिक इन्वॉल्व हैं वो बड़े भारी भरकम ममालिक इन्वॉल्व है, उसमें 8 ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल है। और ये 20 नुकाती प्रोग्राम जो है ये ट्रंप ने भी इसको अपने लिए एक बड़ा जिसे कहा जाए कि सबसे कलीदी किस्म का एक फॉरेन पॉलिसी का नुक्ता बना लिया है। और जाहिर ट्रंप की जो अपनी इस मामले में एक बेंट ऑफ माइंड है कि दुनिया में और अमेरिका में हमेशा के लिए जाना पहचाना जाए कि वो अमन लेके आया पूरी दुनिया में। और अगर नौजब जंग उसने जैसे कि रुकवाई है और गजा का मामला जिस तरह हल होता वह हल होने की तरफ होने की समत में जा रहा है, तो उस लिहाज से तो यह बात सही आ जाते हैं गजा के मामले में, क्योंकि गजा का मामला ही सरे फहरिस्त नजर आता है। ये जो किंग अब्दुल्ला भी कल गए हैं, जाहिरी तौर पर तो बहुत सारी चीजें हमारी 4 मुआहदे भी साइन हुए हैं, MOU साइन हुई है और उन्होंने फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के किंग अब्दुल्ला ने, क्योंकि वो भी फील्ड मार्शल हैं अपने एज ए कमांडर इन चीफ के तौर पर, वो भी कमीशनड ऑफिसर हैं, सेंटेंस के क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तेवर और उसी जेस्चर के साथ टिल्ला रेंजेस और बाकी जगहों पर, तो ये तमाम चीजें क्योंकि वो पूरा खित्ता इफेक्ट हो रहा है गजा के हवाले से, तो ये इन चीजों को उस पैराहे में अगर देखा जाए तो ये दौरा जो है बाकी चीजों के अलावा ये दौरा गजा के हवाले से, पीस के हवाले से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है के किंग का पाकिस्तान आना, और यकीनी तौर पे उन्होंने गजा के मामले पर भी बात की है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर भारत को जवाब दिए कि अगर भारत कुछ मिस एडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन आर्मी चीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने मौका दिया तो बताएंगे ज़िम्मेदार मुल्क पड़ोसियों से कैसे बर्ताव करता है। दोनों तरफ से एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहा है, तो ऐसे में क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल शाह साहब आपकी तरफ जाएंगे। फील्ड मार्शल के बयान से आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर यकीनी तौर पर मे जैसा जवाब दिया जाएगा। तो क्या कोई जंगी माहौल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय आर्मी चीफ भी धमकियां लगा रहे हैं पाकिस्तान को? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पहली बात यह है कि जो फील्ड मार्शल साहब ने कहा है वो तो बिल्कुल ठीक है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं और जब कभी हमारे ऊपर जारियत हुई है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी अगर ऐसा ही हुआ तो हम यही करेंगे। लेकिन जहाँ तक जंगी माहौल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जंगी माहौल फिलहाल नहीं है और उसकी एक वजह है जो मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप किसी जंगी महाज पे जाने लगते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ ये कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, इनमें एक हम आहंगी होनी चाहिए और आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये इदराक होना चाहिए कि आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। उसी हिसाब से फिर आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि एक कंप्लीट इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट में हर चीज़ की डिटेल होती है। इस हद तक जाया जाता है कि जो आपका दुश्मन मुल्क है उसके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं
उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोचते कैसा है, वो काम क्या करते हैं, किस चीज़ का कैसे रिएक्शन देंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हद तक उसमें जाया जाता है। अब ये जो मई का वाक़या हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इससे पहले ये समझा जाता था, और शायद ये हम खुद भी ये समझते थे, कि हमारा और भारत का कन्वेंशनल डिस्पेरिटी है, जिसकी वजह से हमेशा जंग का खतरा मुसल्लत रहता था भारत की तरफ से। दुनिया भी ये समझती थी, भारत खुद भी ये समझता था। लेकिन मई में पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी का एक ख्याल था दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एक और आर्गूमेंट इसमें ये आता है कि अगर ये जंग लंबी होती तो शायद पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होती। देखिए, पाकिस्तान ने इस जंग को लंबा नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने जो एस्केलेशन लेटर था उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा और इस जंग को लंबा नहीं होने दिया। चीफ तो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर अब जंग होती है पाकिस्तान के साथ तो वो 4 साल तक भी चल सकती है। तो ये इस किस्म के जो बयान आ रहे हैं वहाँ से, आप समझते हैं कि ये कोई हकायक पर मबनी है या उनका कोई मंसूबा ऐसा है, कोई प्लान आउट कर ली है उन्होंने चीज़ें? नहीं, ये इनकी बिल्कुल गलत फहमी है। देखिए, अगर वो जंग जल्दी देर तक चल सकती होती तो वो मई में भी ये चला सकते थे, क्योंकि उन्होंने एग्रेशन किया था, उन्होंने अटैक किया था। तो ये जो एस्केलेशन लेटर है, इसका कंट्रोल उनके पास होना चाहिए था। लेकिन आगे का लाहेअमल वो बता रहे हैं कि हम 4 साल तक एक्सीड कर सकते हैं अगर जंग करते हैं, तो ये आगे का लाहेअमल, ये उनकी खाम ख्याली। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए, वो जो 2 चीजें एसेंशियल होती हैं ना जंग में जाने के लिए, उन दोनों का फुकदान था इंडिया भारत की तरफ। एक तो ये कि उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उसमें कम्युनिकेशन गैप था, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको ये नहीं पता था कि उनकी मिलिट्री जो पॉलिटिको रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किए हैं उनको हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज कि उनका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था पाकिस्तान के बारे में। जंग वो जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या बाकी दुनिया है, वो जो कन्वेंशनल डिस्पेरिटी देख रही थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हिसाब से, वो नंबर्स पे और स्ट्रेंथ पे देख रहे थे, और जो नए इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म उन्होंने लिए थे उनकी बेसिस पे वो उसको कैलकुलेट कर रहे थे। जबकि जो आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी होती है वो खाली इस चीज पर नहीं होती है, वो असल में इस चीज पर होती है कि आप इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे फायदा कैसे उठाते हैं, जरूरी और वहां पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसका फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। वकार खान साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे सर कि मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री कैपेसिटी 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। भारत के पास मिलिट्री कैपेसिटी तो है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो जंग किस तरह से कर सकता है वो पाकिस्तान के साथ? तो जिस किस्म की धमकियां आ रही हैं भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से, और एक तरफ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय दिफाई सनत पर बड़ा अदम एतमाद का इजहार किया है, तो ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर जो फौजी क़यादत है उनके अंदर ही फूट पड़ गई है, स्प्लिट नज़र आ रहा है, डिवाइड नज़र आ रहा है। तो फिर ये भारत की जानिब से जो धमकियां आ रही हैं फिर किन बेसिस पर आ रही हैं? आई थिंक वेल एग्रीइंग विद जो अहमद साहब ने बात की, कि मैं आई थिंक 2-3 और पॉइंट रखूंगा कि आपने अगर किसी मिलिट्री की और लीडरशिप की परफॉर्मेंस देखनी है तो आपने बेसिकली उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, स्पेशली मॉडर्न टाइम में क्या हुआ है। तो 2019 से अगर आप देखें, पाकिस्तान भारत के साथ पहला स्क्रमिश हुआ, स्विफ्ट रिटॉर्ड में उनका आई वुड से मुंह तोड़ा गया और अभिनंदन को परेड कराया गया, लेकिन फिर आपने देखा बिल्डअप किया गया, उसको अवार्ड भी दिए गए एंड ऑल, उसको प्रमोट भी किया। तो दिस इज बेसिकली मिलिट्री। फिर 2020 में चाइना ने इनसे 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिए ऑक्युपाइड लद्दाख में, उसमें इंडिया की कैजुअलिटीज भी, और आज तक भारत नहीं ले सका। सो दिस इज द मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ नेशन, जिसको लेट्स से वेस्ट पैम्पर कर रहा था एंड एशिया प्रोवेट एंड ऑल दैट अक्वार्ड। और फिर वेस्ट ने रियलाइज किया कि ये बेसिकली इट्स अ डेड हॉर्स। फिर आ जाता है मई, जिसमें पाकिस्तान ने आई थिंक एक डिसाइसिव, जिसमें भी बात हुई कि जो डोमिनेंस थी एस्केलेशन लेटर की भी, प्लस आई थिंक मल्टी डोमेन ऑपरेशन में जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर है उसमें एक प्रोग्रेस भी दिखाया है। सो ये आई थिंक अगर चीजें मद्देनजर रखें परफॉर्मेंस पे, तो ये बाकी रिटोरिक है। अभी आ जाते हैं कि वाई रिटोरिक। देखिए, $85 अरब का बजट है, विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम लार्जर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डॉलर। फिर अभी इनकी जो ईपी या कहें इमरजेंसी परचेजेस के, इनको $3 to $5 बिलियन मिले सर्विसेज को, जो गैप कह रहे था। तो गैप का मतलब बेसिकली जैसे नाअहलियत है या नालायकी है, उसको कवर करने के लिए काफी सारी प्रोक्योरमेंट की जा रही है। और उसके अंदर फिर सीडीएस एक स्टेटमेंट दे रहा है। अनिल चौहान तो खैर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल था, जिसको उन्होंने फिर लेट्स से रिटायरमेंट से उठा के फिर बिठाया सीडीएस की गद्दी पे। तो और वो रो रहा है जी के वेपन्स इक्विपमेंट सही टाइम पे डिलीवर नहीं होता और क्वालिटी नहीं है। और फिर आ जाता है आर्मी चीफ की लीडर भपके। आई थिंक इंडियन मिलिट्री नाउ बिकम एन इन्फो ऑफ थिएटर।
क्योंकि $85 अरब का आपने बजट भी जस्टिफाई करना है अपनी आवाम को। इलेक्शन तो आपने जीतनी है, लेकिन ऑन ग्राउंड देखें अभी त्रिशूल एक्सरसाइज उन्होंने की है, यहाँ पे पाकिस्तान को डराने 3 जहाज इनके गिर गए, अपने गांव के ऊपर उन्होंने ऑर्डिनेंस डिलीवर कर दिया और बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर आप देख लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन क्या था कि जो पेपर्स लिख रहे थे जस्ट आफ्टर आई थिंक 7 में ऑनवर्ड लिखना शुरू कर दिया था जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है उन्होंने, बिल्कुल चाइनीज आप देख रहे हैं, अमेरिकन हैं। फिर आप आ जाएंगे कौन कौन से लेट्स से ममालिक पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे कर लें, तो इसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की में भी यहाँ पे हम यहाँ बातचीत चल रही है, जॉर्डन के किंग कल गए वो तो चिल्ला रेंजेस पे। तो ऑल टोल्ड आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन देख लें मुस्लिम वर्ल्ड का, व्हाई दे आर टेकिंग पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो ये सारी चीजों का जवाब आ जाता है कि आप रिटोरिक करते रहे। मैं तो इनको चैलेंज करूँ 4 साल को छोड़ दें, यू वांट टू फाइट 8 आवर्स बैटल, 8 डेज बैटल, 8 महीने की लड़ाई करनी है, 8 साल की 800 साल, तो वी आर रेडी। तो आप शौक पूरा करना तो कर लें। शाह साहब, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चीनी आबदोज़ें भी पाकिस्तान को दी गई हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ताकत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि कुछ हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ भारतीय आबदोज़ें भी पकड़ी गई, तो ये जो खित्ते में तब्दीली है इसको किस तरह से देख रहे हैं? चीनी आबदोज़ों से हम कितने स्ट्रेंथन नज़र आ रहे हैं आपको? समंदर में इस वक्त ताकत है ना, वो हमारी बड़ी भरपूर ताकत है और हमने वो ताकत कई दफ़ा शुरू की है। इसके बावजूद कि हमारी छोटी नेवी है और इंडिया की बड़ी नेवी, वही नंबर्स की अगर आप गेम करेंगे तो नंबर्स में तो हम कम हैं, लेकिन जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान नेवी की इस वक्त भी इतनी है कि उसने अपनी से 4-5 गुना बड़ी नेवी को 1965 में भी नहीं आगे आने दिया, 1971 में भी नहीं आगे आने दिया और अभी 2025 में भी नहीं आगे आने दिया। लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर बात है कि भारत अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसका यूएस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो एक्विजिशंस कर रहा है बहुत सारी दूसरे मुल्कों से, वो खुद भी चीज़ें बना रहा है और वो इस खत्ते में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, एक ब्लू वाटर नेवी बनना चाहता है, तो वो अपनी बतदरीज कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। तो हमें उसके साथ पेस मिला के चलना है। जाहिर बात है कि हम नंबर्स तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन हम कैपेबिलिटी में ज़रूर उनके साथ मैच करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। और ये जो सबमरीन्स आ रही हैं, इनके आने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ हैं जो ज़्यादा वक्त पानी के अंदर रह सकती हैं। और हमारा जो इलाका है जिसको हमने डिफेंड करना है, उसके लिए ये सबमरीन्स ना सिर्फ काफ़ी हैं बल्कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं और हम शायद इनको और भी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है वो हमारी भारत के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा बराबर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही रही है। और इनकी वजह से जो भी लेटेस्ट इंडक्शंस होंगी अभी नेवी में, पिछले 4-5 साल में हमने बहुत इंडक्शंस किए हैं, तुर्की से किए हैं, रोमानिया से किए हैं, चाइना से किए हैं, और हमारा इस वक्त 80 से 90% जो फ्लीट है वो नया है, जदीद तरीन है। बिल्कुल दुरुस्त। वकार खान साहब, आपसे मेरा सवाल है, हमने देखा कि जब बिहार के इलेक्शन करीब थे तो बड़ा शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोई मिस एडवेंचर करेगा भारत, और धमकियां भी दी जा रही थी। ज़ाहिर है मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ना कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाना था, लेकिन खैर वो ख़तरा टला और मोदी को ज़ाहिर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीत हुई। तो अब आगे बंगाल के इलेक्शन भी आ रहे हैं, आप समझते हैं कि बंगाल के इलेक्शन के लिए भी मोदी कोई इस किस्म की कोई कैंपेन लॉन्च कर सकता है या कुछ कर सकता है? अभी जो रिसेंट धमाका हुआ दिल्ली में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद रिएक्शन क्या था, आपने देखा बड़ा ल्यूक फॉर्म रिएक्शन था, बिकॉज जैसा आप कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो। अच्छा, मेरा अपना एक स्टांस है मोदी पे और आरएसएस पे। आई फील कि आई विश के दे कंटिन्यू फॉर अनदर 10 years। और जितनी फॉल्ट लाइंस अभी देखें, जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन थी बड़ी इमर्ज हो के सामने, मैं मीडिया की रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम डॉक्टर्स की बात हो रही है, इंजीनियर्स के भी कह रहे हैं हमें तो शक है। तो अगर ये तकरीबन 25 करोड़ की आबादी, लाइक हम कहते हैं 30 करोड़ है, भारत कहता है 20 है, समवेयर इन बिटवीन, 25 करोड़ इज ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन से आप कहते हैं 75% आबादी है मुसलमानों, इट्स अ ह्यूज। सो एवरी 5th-6th person इज मुस्लिम। तो अगर ये शक पैदा होता है तो आई थिंक इंडिया हैज अ सीरियस ट्रबल इंटरनली। ये इट कैन रिजल्ट इनटू वेरी आई थिंक अगली सिचुएशन, खुदा ना खास्ता सिविल वॉर हो सकती है। तो मोदी साहब अपने शौक पूरे कर रहे हैं, बंगाल भी चले जाएं, बाकी जो है दे कैन गो टू द साउथ आल्सो। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स अ बैड आई वुड से टाइम कमिंग फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ ये जो फॉल्ट लाइंस उन्होंने। वकार खान साहब, पिछले दिनों तो भारत और तुर्की के ताल्लुकात में भी हमने देखा कि काफी खराबी नजर आ रही थी, उसको भी उस पे भी कमेंट कीजिएगा। जी, आई थिंक वो लास्ट टाइम भी था और अभी जब इन्होंने फिर लिंक किया जी कि खुदा ना खास्ता कोई
यहाँ पे टेस्ट को सपोर्ट, मतलब दिस इज बेसिकली एब्सर्ड लॉजिक टू पुट प्रेशर। हालत यह है कि इन्होंने एक टर्किश कंपनी जो भारत में काम करती थी, मैनेज करती थी उनके एविएशन सेक्टर को, कमर्शियल एविएशन को, उसको पहले निकालना चाहा और फिर मजबूरी में दे हैड बिकॉज दे डिडंट हैव पीपल टू ऑपरेट। बाकी जो टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान का एक रिलेशनशिप है जो सारी दुनिया पता है, फिर कभी आर्मीनिया के साथ लेट्स से डिफेंस एग्रीमेंट बढ़ाना चाहते हैं भारत, और दे जस्ट वांट टू पुट एन इनडायरेक्ट प्रेशर। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं कराता। टर्की में अभी हमारे फ्रेंड्स है जैसे कि आवर बॉर्डर स्टार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इस्लामाबाद इज आवर फोर्ट्रेस एंड लिटरली दे से जी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डेंट होता है तो इस्लाम पूरा फॉल करता है एंड वी विल नॉट लेट इट। तो इससे अ वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप और इसी की मेरे साथ जलन है एंड वी एंजॉय इट। भारत जितना मर्जी कर ले, यहाँ पे पीपल लाफ एट दैट। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास राइट ऑफ डिफेंस मौजूद है और पाकिस्तान की इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत शुक्रिया आपका रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।